जोहार, नमस्कार। बीच बहस में आज हम बात करेंगे जीएसटी में सरकार ने जो छूट की घोषणा की है, जीएसटी दर को कम किया है। सरकार ने कहा कि जीएसटी में दर कम करके हम बाज़ार में दिवाली और दशहरे के मौके पर लोगों को एक उपहार दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदारी कर सकें अपनी ज़रूरत की चीज़ों का। जीएसटी को लेकर के पार्टियों में भिन्न राय है। जीएसटी को कम करने को लेकर के जीएसटी ही पहले एक बड़ा मुद्दा बना था, बाद में जीएसटी स्वीकार करना पड़ा, सरकार कानून बनाती है स्वीकार करना पड़ा। जीएसटी के रेट को लेकर के बहुत हाय तवा मचा था। फिर जीएसटी से हर साल, हर 6 महीने 3 महीने पर जीएसटी की आय इतनी हुई, जीएसटी की आय उतनी हुई, सरकार अपना बताती रही, वित्त मंत्री बताती रही। इस बार जीएसटी में दरें कम करके यह बताया गया है कि हम दिवाली, दशहरा और अन्य त्योहारों के लिए उपहार दे रहे हैं, और यह उपहार ऐसा नहीं है जैसा कि पहले था। इस मुद्दे पर बात करेंगे कि जीएसटी की दरों को कम करने से जनता को क्या मिला, कितना मिला, और इसका आने वाले दिनों में उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में कितनी कमी आएगी। ज़रूरत की चीज़ें, दवाओं वगैरह वगैरह पर जो चीज़ें हैं उन पर जो कमी की गई है उससे जनता को कितना फ़ायदा मिलेगा, उसको कम पैसा कितना देना पड़ेगा। हमारे साथ हैं प्रोफेसर प्रशांत कुमार झा, एक्स-IAS में है, स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं अर्जुन जालान, जो बड़े उद्योगपति हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ प्रेम मित्तल, जो झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े रहे हैं। आप तीनों का स्वागत, तीनों को नमस्कार, तीनों को जोहार। प्रशांत जी, मैं आपसे शुरू करूं। सर, जीएसटी में सरकार ने जो दरें कम की हैं, जी, उसके बारे में आपकी क्या राय है? सचमुच में उपभोक्ताओं को उससे चीज़ें सस्ती मिलेंगी और देश में एक नई शुरुआत होगी? चीज़ें सस्ती बिल्कुल होंगी। जब इसकी शुरुआत हुई थी 2017 में, तो जो दरें डिसाइड हुई थी उस समय की, वो इस आधार पर थी कि जो राज्य सरकारें हैं वो तभी केंद्र सरकार के इस फैसले को लागू करेंगी या उसके साथ शामिल होंगी जब उन्हें रेवेन्यू न्यूट्रल रेट मिलेगा। तो उस समय के रेवेन्यू न्यूट्रल रेट के हिसाब से 4 स्लैब तय हुआ, और राज्य सरकारों को भी जीएसटी लागू होने की वजह से किसी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा। अब धीरे धीरे जैसे जीएसटी का एडॉप्शन शुरू हुआ, कई सारे संस्थाएं, कई सारे बिजनेस जब जुड़ने शुरू हुए, तब और सरकार के खाते में भी पैसे आने शुरू हो गए। आप यकीन नहीं करेंगे कि जब शुरुआत हुई पहले साल जो 2017 जुलाई से, तो मंथली जो जीएसटी का रेट था वो तकरीबन 92,000 करोड़ था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, और आज वो बढ़कर एवरेज 2,04,000 करोड़ हो गया। तो जब सरकार को पैसे आने लगे, और अभी के संदर्भ में जो चिंताएं सरकार के पास हैं कि देश में जो डिमांड है, कंज्यूमर का डिमांड, वो थोड़ा स्लो हो रहा है। ग्लोबल जो अनिश्चितता बढ़ी है, टैरिफ के इश्यूज़ हुए हैं, तो एक ही तरीका है कि आप इकोनॉमी डेवलप करें, वो है कि आप लोकल लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे कंजम्पशन को बढ़ाएं। और कंज्यूमर्स के प्रेशर भी कई सारे प्रोडक्ट को के दरों को कम करने के लिए थे। स्पेशली जो लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी लगी थी, उसके ऊपर कंज्यूमर्स ने काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाया था कि ये गलत है, क्योंकि सरकार हमें उतनी सुविधा नहीं देती कि हमें डेथ के बाद या मेडिकल इश्यूज़ में कोई हेल्प मिले। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये 2 रेट्स लाई हैं, और मुझे बिल्कुल लगता है कि जो आप विशेषज्ञों की भी राय सुनेंगे कि इससे कंजम्पशन डिमांड में देश में कंजम्पशन डिमांड को बढ़ावा मिलेगा। अर्जुन जालान जी, जी, अभी प्रशांत जी ने बताया कि प्रशांत जी ने एकदम सही बताया है। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि 2017 में ये जो रिफॉर्म हुआ, ये विश्व का सबसे बड़ा रिफॉर्म था, और अनुशासित टैक्स प्रणाली के लागू होने से और जो टैक्स की रकम बढ़ी, उससे उसका लाभ अब केंद्र सरकार उपभोक्ताओं को देना चाहती है। हमारे केंद्र सरकार ने इस निर्णय से बहुत सारे अपने उद्देश्यों को पूरा किया है। इसमें एक बात और जोड़ देना चाहता हूं कि ट्रंप ने जो हम पर अधिभार लागू किया था 50% का, वो भी इस निर्णय से जो है वो संकट भी कटा है। इसमें दो राय नहीं है कि इस बार की दीपावली और दशहरा जो है उपभोक्ताओं के लिए बहुत अच्छा होगा।
बहुत सारी आवश्यक वस्तुओं में, मक्खन में, घी में, सब चीज़ों में टैक्स का डिडक्शन हुआ है। 12% की चीज़ें 5% हो गई हैं। बहुत सी वस्तुएं जो 18% में थी आवश्यक वस्तुएं, वो भी 5% पे हो गई हैं। कुछ 5% की वस्तुएं 0% पर हो गई हैं, तो उसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अब इसमें ये जो निर्णय है केंद्र सरकार का, बहुत अच्छा निर्णय है। उन्होंने सीन प्रोडक्ट्स पर 40% टैक्स लगाया, वो भी एक निर्णय अच्छा है। ज़रूरत है बस इस निर्णय का पालन जो है उपभोक्ता तक पहुँचे, और उसके लिए जैसे कि ये फर्स्ट पॉइंट टैक्स है, तो इसके लिए जो बड़ी निर्माता कंपनियां हैं उनको आगे आकर के अपने आचरण में सुधार करना होगा। वो इस बात का निर्णय लें कि हाँ, जो टैक्स डिडक्शन हुआ है वो पूर्णतः उपभोक्ता तक पहुँचे, ये उनको देखना होगा। और इसके लिए सही कदम बड़ी कंपनियों को उठाना पड़ेगा, तो इसका लाभ खूब अच्छे तरीके से उपभोक्ताओं को मिलेगा। प्रेम मित्तल जी, जहाँ तक मेरा अपना अनुभव रहा है, उस अनुभव में सरकारें जब भी रेट कम करती हैं तो रेट कम होने का जो उपभोक्ता को फ़ायदा मिलना चाहिए, एक बार रेट बढ़ जाने के बाद वो रेट घटने से उपभोक्ताओं को वो फ़ायदा नहीं मिल पाता है। बीच में जो भी चीज़ें हो, एक तो हमारे यहाँ जो उपभोक्ता है आमतौर पर न एक्सपायरी डेट देखते हैं, न प्राइस देखते हैं, न वेट देखते हैं, कभी कोई नहीं देखता। तो उसमें होता यह है, कभी वेट कम कर दिया, कभी प्राइस ज़्यादा ले लिया, जो कहा उसने दे दिया। इसलिए कि रसीद लेने का हमारे यहाँ चलन ही नहीं है। लगभग 90% लोग अभी भी रसीद नहीं लेते हैं, रसीद देने की जरूरत भी नहीं बनती है। वैसी स्थिति में इसको घटाने से, एक बार दाम चूँकि बढ़ गया है तो घटाने से कब तक मिलेगा ये सारा कुछ? सरकार तो कह रही है कि 22 सितंबर के बाद हम देने लगेंगे। तो व्यापारी के यहाँ जो थोक माल पड़ा हुआ है जो बेचने के लिए, उपभोक्ता के लिए, उस माल को बिक्री के समय कैसे घटाएगा और कैसे कम करेगा? वो तो सरकार ने नियम बनाया, 22 तारीख के बाद जो भी बिकेगा वो नया टैक्स स्लैब में बिकेगा। पहले का स्टॉक है या बाद का स्टॉक है उससे मतलब नहीं है। पुराने स्लैब में खरीदा है, जीएसटी का जो पुराना स्लैब था, मिलना है ना। एक मिनट, पुराने स्लैब में उसने खरीदा, नए स्लैब में उसको बेचना है। तो हर डिब्बे पर दाम लिखना, हर बोतल पर, हर ये जो भी सामग्री, जिस सामग्री में दे रहा है दाम लिखना और उसको कम करके देना। एक तो ये होता है कि दाम बहुत ज़्यादा होता है, आपका परिचित दुकानदार है तो बोला कि नहीं आप इतना ही दे दीजिए ना, क्या दिक्कत है। खास करके मेडिसिन में ये बहुत चलता है, अच्छा आप 50% कम ही दीजिए, 40% कम ही दे दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। ये सामान्य है जो चीज़ें हैं। दवाओं, खासकर जीवन रक्षक दवाओं पर जो दाम कम हुआ है, तो जो हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में मरीज जाते हैं वहाँ पर उनको वो लाभ तुरंत मिल पाएगा क्या? कैसे मिल पाएगा और कौन मॉनिटर करेगा? नहीं, देखिए जहाँ टैक्स अलग से जोड़ा जाता है, देखिए मैक्सिमम जो कंज्यूमर आइटम है ना उसमें लिखा रहता है एमआरपी, हाँ, मैक्सिमम रिटेल प्राइस इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो एमआरपी उसका मूल्य नहीं है, दैट इज मैक्सिमम। ये कंज्यूमर की समझदारी उतनी नहीं हुई है कि इस बात को समझे कि उसको उससे कम में ही बेचना, ज़्यादा में नहीं बेचना, दैट इज मैक्सिमम। कभी भी एमआरपी से कम में रेयर ये बात है। जो बाजार का प्रैक्टिस है वो वही है ना, कंज्यूमर समझ रहा है और बेचने वाला तो बस एमआरपी लिखा हुआ है, एमआरपी दैट इज मैक्सिमम, उससे आपको कम में बेचना है। लेकिन कानून अपनी जगह है, प्रैक्टिस अपनी जगह है। और जो दूसरी बात आपने कही, ये ठीक है कि लगभग सभी चीज़ों में दाम घटाए गए हैं टैक्स के हिसाब से। माने टैक्स के एंगल से देखेंगे सभी चीज़ें, चाहे वो 12% हटा करके 18% का 5%, माने वो जो भी है 40% भी जिसको किया गया ना। अब जैसे मान लीजिए ऑटोमोबाइल सेक्टर 28% था, तो उसके ऊपर सेस था, वो 41-42% पड़ता था, तब सेस को मर्ज कर दिया, सीधे जीएसटी को 40% कर दिया। तो दाम किसी चीज़ में नहीं बढ़ रहा है, 40% करने पर भी नहीं बढ़ने वाला है, वो सब कम ही होना, जो भी होना, अगर टैक्स ये अकेला फैक्टर हो तो। लेकिन ये जो बात है कि कंज्यूमर ये को ट्रांसफ़र होगा कि नहीं, ये जो मार्जिन है, ये एक बहुत वाइटल इशू है। सरकार के लिए भी एक चैलेंज है कि इसको कैसे ट्रांसफ़र कराया जाए। अगर हम इतिहास देखें, मैन्युफैक्चरर्स का बारे में जो इतिहास है ना वो अच्छा नहीं है। पहले मधुकर जी इसका सिस्टम था, क्या बोलते हैं, सेल टैक्स था, सेल टैक्स के बाद वैट आया, उसी बीच में सर्विस टैक्स आया, अब जीएसटी आ गया। अब आप इसके इतिहास को अगर देखिए तो जब वैट आया था तो क्या कहा गया था कि चूंकि अब जो माल आप खरीद रहे हैं उसका इनपुट क्रेडिट मिलेगा तो आपका कॉस्ट कम हो जाएगा, तो चीज़ें सस्ती होगी। बड़ा बड़ा विज्ञापन आता था, कोई चीज़ सस्ता नहीं हुआ, सारा मैन्युफैक्चरर खा गया इनपुट क्रेडिट।
कंज्यूमर को उसी रेट में मिलने लगा, वैट से कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन इस बीच में सर्विस टैक्स लग गया था। अब मैन्युफैक्चरर लॉबी क्या करे कि इसका भी इनपुट कैसे ले लें, तब सारा चीज़ मिला के जीएसटी हो गया। सर्विस टैक्स जहाँ जहाँ उसको सर्विस टैक्स लगता था उसका इनपुट वैट में नहीं मिल रहा था, अब मिलने लगा। जीएसटी लगने के बाद वो भी मिलने लगा, एक प्रॉफिट और बढ़ गया उनका। तो ये जो अभी रेट कम हुआ वो कंज्यूमर तक कैसे पहुंचे, निश्चित रूप से यह एक चैलेंज है सरकार के सामने। मैन्युफैक्चरर्स को भी ईमानदारी बरत के इसको ट्रांसफर कर, हालांकि ऑटोमोबाइल सेक्टर ने कम करना शुरू कर दिया, तो विज्ञापन भी दे रहा है। और भी कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कम होगा ही होगा, माने वहाँ मैन्युफैक्चरर के हाथ में नहीं है या कुछ उस सेक्टर की ये है कि वहाँ कम हो ही जाएगा। लेकिन बाकी के सेक्टर में क्या होगा ये अभी देखना होगा, भविष्य के गर्त में है। नहीं, इसमें ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन ने चर्चा की केंद्र सरकार से। स्टिकर लगाना गैर कानूनी है, परंतु ऐसे माहौल में केंद्र सरकार से आदरणीय पीयूष गोयल जी से हम लोगों को अनुमति मिल चुकी है कि आप रिड्यूस प्राइस का स्टिकर जो है लगा करके और माल की अवेलेबिलिटी कंज्यूमर को कराएं। तो ये एक बहुत अच्छी पहल हुई है और मेरे को उम्मीद है सब कुछ होते हुए भी, चूंकि अब डिसिप्लिन आ गया व्यापार में, पढ़े लिखे व्यापारी आ गए, तो इसका लाभ केंद्र सरकार का जो निर्णय है इसका लाभ अवश्य उपभोक्ताओं को मिलेगा। इसका एक और पहलू ये भी है सर कि जो भी सेक्टर हैं, एक्सेप्ट फॉर कुछ सेक्टर्स को छोड़ दे तो बाकी जो कंज्यूमर फेसिंग जितने भी सेक्टर्स हैं वो सभी डिमांड में बहुत धीरे, उनका डिमांड स्लो डाउन हो रहा है, कम हो रहा है। और जिस हिसाब की का ग्रोथ वो इंडस्ट्री देखती है, इंडस्ट्री करना चाहती है, वो ग्रोथ नहीं आ रही थी। तो एक तरीका तो डिमांड इंक्रीज़ करने का ये होता है कि आप अपनी प्राइस रिड्यूस करें। तो यहाँ पर प्राइस रिड्यूस करने का एक बहाना आपके पास मिल गया। दो चीज़ें प्रशांत जी, हम तीनों से चाहेंगे इस पर चर्चा करें। जी जी। एक तो ये है कि मैन्युफैक्चरर जिस रेट में चीज़ों को बनाया, माल में जो उसका खर्च हुआ उसके बेस पर उसने दाम तय किया। राइट। आज आप ये कह रहे हैं कि इतने पर घटा करके उसको बेचो, राइट। तो मैन्युफैक्चरर को उसकी भरपाई कहाँ से करेंगे जो गैप है? आई बिलीव वो अभी क्लैरिटी उतनी मेरे पास नहीं है, शायद तो क्यों बेचेगा वो? हाँ, अगर क्लियर तो नहीं करिएगा कि उसका पैसा लौटेगा तो बेचेगा क्यों? एक तरीका ये वो हो तो पैसा सकता है। वसूल लेगा ना। नंबर वन, दोनों सवाल पर हम चाहेंगे आप दोनों तवज्जो दीजिए। दूसरा सवाल ये कि आय बढ़ी नहीं और आप तोहफा देकर के चाह रहे हैं कि वो चीज़ों को खरीद ले। आय बढ़ना पड़ेगा ना, डिमांड सप्लाई का यही है ना भाई। राइट। आप हमारी इच्छाएं पैदा कर रहे हैं लेकिन खरीदने के लिए हमारे जेब में कुछ है नहीं। जेब में तो होना चाहिए ना। राइट। स्कीम्स बहुत सारे हैं जिस स्कीम्स से पैसे आए हैं लेकिन वो पैसे बहुत कम हैं। राइट। आदमी की ज़रूरतों के हिसाब से, जो रेट वगैरह पर नहीं जाएंगे, क्या स्थिति है अपने यहाँ कंज्यूमर की, पब्लिक की, कितना प्रति व्यक्ति आय है और कैसे वो जी रहा है, और उसी के लिए आपने कम किया, तो वो कैसे परचेज कर पाएगा? तो इस पहले जो जवाब दे रहे थे उसको कर लीजिए तब पूरा। तो पहला जो वो इम्पोर्टेंट हम ये कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर का रेट अगर आप कम नहीं करेंगे तो मैन्युफैक्चरर या बीच का जो सामान बेचता है उसको तो उस रेट में उसने खरीदा, तो उसको कंपनसेट कैसे करेंगे? तो अभी आई बिलीव वैसी क्लैरिटी उस पर तो नहीं आई है, लेकिन एक तरीका ये हो सकता है कि जो आपने पूरे सप्लाई चेन में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का कैलकुलेशन हुआ है, शायद उस पर डिटेल में जा कर के आप बैकवर्ड जाएं और वहाँ पर चेक करें कि किसने कितना पेमेंट कर दिया है और फिर उसको रिड्यूस रेट के हिसाब से एडजस्ट करें और उनको फिर से कंपनसेट करें। आई डोंट नो ये कितना प्रैक्टिकल है, ये तो जो बिजनेस पर्सन है वो लोग बताएंगे, लेकिन इस पे एज सच कोई एक क्लैरिफिकेशन नहीं आया है कि इसको कैसे प्रोसेस करना है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, शायद हो कुछ ऐसी मार्केट में सर को पता हो। और जो आपका दूसरा जो क्वेश्चन था क्या था सर? अभी देखिए ना, अभी क्या है कि पुरानी गाड़ियाँ 15 साल के बाद जो मान लिया जाता है एक्सपायर कर, उनको बेच देना है। तो पहले वो गाड़ियाँ जितने में खरीदते थे, जब तक ये 15 साल नहीं था, लगभग उतना ही में बेचते थे, उससे थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ा के बेचते थे। अब मजबूरी है, लेकिन मजबूरी है तो आप उस गाड़ी को कहिए कि हम 2000 रुपये देंगे 40,000 की जगह पर, तो हम 2000 रुपये में कैसे बेचें? ये हमारा जो 38,000 रुपया है ये कैसे कंपनसेट होगा? नहीं, ये 15 साल की गाड़ी के बारे में आप बात कर रहे हैं। गाड़ी के बारे में हम नहीं बात कर रहे, ओवरऑल हम बात कर रहे हैं कि हम अर्जुन जी के यहाँ से जाकर के माल खरीद करके लाए 20 रुपये में,
आप सरकार हैं, सरकार ने हम पर रूल कर दिया कि आप इसको बेचिए 15 रुपए में, करेक्ट। तो ये 5 रुपया हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे? ये किस खाते आई से? बिलीव हाँ, ठीक है, अर्जुन जी बताएं। अर्जुन सर दे पाएंगे। मैं दूसरे पॉइंट पे बोलना जी चाहूँगा। बताइए। नहीं, दो बातें हैं। जी। एक तो जो मधुकर जी ने कहा कि भाई पैसा भी तो होना चाहिए खरीदने हाँ। के लिए, आम आदमी की आमदनी भी तो बढ़नी चाहिए। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि अगर जेब में पैसा नहीं होगा तो टैक्स आप कितना ही रिड्यूस कर दीजिए, उस माल की बिक्री तो कंजम्पशन हो मुझे नहीं याद है कि पाएगा, पहली हो बार नहीं कलर पाएगा। टीवी का नाम घटा था तो हमारे प्रेस में काम कर रहे थे हम लोग, तो हमारे कुछ मित्र उछल पड़े कि 2000 रुपये घट गया। हम बोले खरीदे कौन इसमें से बताओ तो कौन है कि 12,000 रुपये में खरीद के लाए? नहीं, ये सवाल है। सरकार का देखिए मधुकर जी, इसमें दो राय नहीं है कि पिछले 7, 8, 10 सालों में सरकार इस प्रयास में है कि आम लोगों का आय बढ़े। आय बढ़े, परंतु जो आय बढ़ाने का तरीका राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने बना लिया है वो कहीं ना कहीं हमारे देश हित में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। दैट इज़ कॉल्ड फ्री बी, कि बिना कामकाज के जो है आप मुफ्त में जो है आप उसके लिए जितना भी पॉलिटिकल कह दीजिए कि स्वावलंबन हो जाएंगे। नहीं, अपने यहाँ एक चीज देखिए ना, अपने यहाँ गोल घर बना, मैं एक अपने बात यहाँ बता भूल रहा हूँ। भुलैया बना, उस समय बना जबकि भयंकर अकाल था, हाँ, तो उसके बदले में दिया गया और उन्होंने बनाया, वो एक चीज है। तो जो दे रहे हैं उसके बदले वो उससे काम लें, क्योंकि उतना निकम्मा बन रहा है ना। तो मेरा जो ये मैन कहने पावर का है। मतलब है कि वो प्रयास केंद्र सरकार राज्य सरकारों का चल रहा है कि भाई योग्यता बढ़ाई जाए आम जनजीवन में और उससे आमदनी का सोर्स बढ़े। अभी जो जीएसटी का मसला है, जीएसटी के मसले में जो आपकी चिंता है वो वाजिब चिंता है, तो उसमें व्यापारियों को तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कारण ऐसा है कि व्यापारी मान लीजिए 18% टैक्स दे करके लाया है और उस माल को अब 5% में बेचना है, जो 13% का इनपुट है वो तो आगे के महीनों में एक बार केंद्र सरकार का राजस्व गिरेगा, परंतु आगे के महीनों में वो उसका इनपुट को एडजस्ट कर लेगा, व्यापारी की कोई समस्या नहीं है। किंतु निर्माता के लिए ये एक समस्या खड़ी हो सकती है कि वो रॉ मटेरियल 18% में खरीदे और फिनिश गुड्स 5% में बेचे, और अगर उसका रिफंड केंद्र सरकार के द्वारा नियमित नहीं आएगा और अब मान लीजिए कोई कानून बना करके उस रिफंड को हुआ कि नहीं साहब रिफंड नहीं देंगे, आप इनपुट ही लेते रहिए, तो ऐसे में वो निर्माताओं का एक कॉस्ट फैक्टर हो जाएगा। ऐसे में चीज़ें हो सकती हैं कि जब समझ आएगी तो नवंबर दिसंबर में चीज़ें हो सकती हैं कि आज जो हम दावा कर रहे हैं कि दाम टैक्स के कारण गिरेंगे, और सरकार ने अगर इसको ध्यान से नहीं देखा कि रॉ मटेरियल 18% और फिनिश गुड्स 5%, तो व्यापारी उसको अगर कॉस्ट फैक्टर निर्माता मान लेगा तो चीज़ों के दाम पुनः आज की तारीख के हो जाएंगे, बड़े दाम हो जाएंगे। तो ये चिंता है हम लोगों की, इस पर चर्चा चल रही है। एक तो हमारी नियति है, कंज्यूमर की तो नियति बन गई है, जिस रेट में दीजिए, हमारे पास विकल्प क्या है? हमारे पास कोई विकल्प नहीं, हम तो खरीदेंगे, कम खरीदेंगे। बहुत पहले आपको याद होगा मनोज कुमार की एक फिल्म थी कि झोले में पैसा लेके जाते हैं और वो लेकर के आते हैं, तो वो स्थिति बनती जा रही है। किसी सब्जी की दुकान पर चले जाइए, 60 रुपये 50 रुपये से कोई सब्जी कम नहीं मिलती है। सब्जी की छोड़ दीजिए, जिस पर जीएसटी वगैरह का अभी नहीं है मामला, वो दिल्ली के लोग जीएसटी पे करते होंगे और वहाँ मामला, लेकिन यहाँ जो मामला है खासकर दवाओं के मामले में हम ज़्यादा सीरियस हैं। और जो कंज्यूमर आम जरूरत की चीज़ें खरीदने वाला है अभी दिवाली में, दशहरा में, वो उस तक इस 1 महीने के अंदर चीज़ें उस तक डिलीवर होगी, ये हमारी चिंता है जीएसटी से। हम यह मानते हैं कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का बहुत बड़ा कदम है उठाया उन्होंने, लेकिन जिनके लिए किया गया उनको मिलेगा क्या? मिलेगा मिलेगा मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है, मिलेगा। जो बाजार का आपसी जो प्रतियोगिता होती है ना, उस प्रतियोगिता में कहीं पर भी अनड्यू एडवांटेजेस अब बचता नहीं है, वो पास इट ऑन होगा ही होगा। दरअसल में देखिए जो बात झा जी ने कही, एक बात बता रहा हूँ मैं, जो बात झा जी ने कही, ये बात हम पिछले साल भर 1.5 साल पहले से ही हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि किसी वस्तु का जो डिमांड है आज से 40 साल पहले, उस डिमांड के अनुरूप उत्पादन देश में नहीं था, चीज़ें कम थी, और आज स्थिति उल्टी हो गई है। आज डिमांड 100 की है और उत्पादन 150 का होने लग गया। अब सरकार का खपत कैसे कराएं? सरकार, हाँ, उस +50 को हम खपत कैसे कराएं, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। एक तो एक खपत हो रहा था टैरिफ के पहले वाला,
कि दूसरे देशों में हम माल भेज रहे थे, वो एक था। अब वहाँ भी मामला गड़बड़ा, ठीक है, सेटल होने की गुंजाइश बन रही, शायद सेटल हो जाए, सेटल हो जाएगा तो बहुत स्थिति में ठिकाना आ जाएगा, सेटल हो जाएगा जी, सेटल हो जाएगा वो। तो ये जो अधिक उत्पादन है उसको खपाने का प्रयास है। इसका लाभ देखिए, जो पैसे वाले हैं, जो वेल टू डू हैं, उनको तो मिलना नहीं है। मेरे को अगर 4 साबुन की टिकिया लगती है तो मैं तो 4 खरीदने में सक्षम हूँ, लगा देता हूँ। परंतु जो एकदम मजदूर किस्म का, जो एकदम से दिहाड़ी किस्म का व्यक्ति है, आम व्यक्ति है, उसके लिए जो कि सोचता है कि मैं साबुन अब छोड़ो, आज नहा लो, 2 दिन साबुन के पैसे नहीं है, वो व्यक्ति अब साबुन खरीदने लायक हो जाएगा। नहीं, एक चीज मैं जो कहना सिर्फ ऐड कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरर ने और ये बाजार ने एक चीज़ तय की कि वो 20 रुपये का शैम्पू नहीं खरीद सकता है, तो शैम्पू को 2 रुपये में भर दिया। हाँ, साबुन भी वो 20 रुपये का नहीं खरीद सकता है, उसको 2 रुपये का 1 रुपये का 5 रुपये का बना दिया कि उसके पास पहुंचे और वो इस्तेमाल करे। हमारा माल तो खपेगा। हाँ। जो 2 दिन वो नहीं नहाएगा, इसे जोड़ लिया कितना लोग नहीं नहाएगा और कितना साबुन की खपत घटेगी। और दवाइयों का जहाँ तक विषय है, देखिए जो मूल्य का जो अनुशासन होता है ना, वो दवाइयों में सबसे ज़्यादा है। एफएमसीजी में ये मूल्य का अनुशासन अच्छा नहीं है। मैं इस मंच से निवेदन करना चाहूँगा कि एफएमसीजी के अंदर में मूल्य निर्धारण का अनुशासन तय किया जाना चाहिए। मैन्युफैक्चरर जो चाहे वो एमआरपी लगा देवे, वो नहीं चलना चाहिए। आप ऑनलाइन जाइए, अब समझने वाली बात है कि 1000 रुपये का माल है, उसमें वो 80% डिस्काउंट दिखा के 200 रुपये में देने को तैयार है। फिर एमआरपी 1000 रुपये क्यों? नहीं, इस बात को समझिए ठीक से। सरकार भी जेनरिक पर कर रही है ना, जेनरिक में ले जा रही है। दवाओं का रेट वही 80% घट जाता है, दवाएं वही है, फायदा वही है, कंपनी का नाम सिर्फ अंतर है, दवा के नाम में अंतर है। हमारे यहाँ काके रोड में 2 दुकानें हैं, 2 या कई दुकानें हैं, जिसमें कि एक दुकान एमआरपी पर ही बेचता है, और उसके यहाँ देखिएगा मधुमक्खी की तरह लोग कि सही दवा देता है, और कुछ दुकान 15%, कुछ 25%, कुछ 30% देते हैं, उनके यहाँ ग्राहक कम है। तो भरोसा भी कि इस दुकान से हम जो माल ले रहे हैं एमआरपी पर भी दे रहा है, लेकिन वहाँ से लेंगे तो 1 नंबर होगा, ये भरोसा भी काम करता है। अब जैसे ही दाम घटे, जैसे जेनरिक दवाओं का, डॉक्टर कहते हैं नहीं, कई डॉक्टर से हमारी बातचीत हुई है, यहाँ चर्चा में उन लोगों ने कहा है, उस पर भरोसा हम लोग का नहीं बनता है। अरे भाई, दाम घटा हुआ तो भरोसा नहीं बनता है, मामला कहीं और है, मामला आप लोग भी समझ रहे हैं कि मामला कहीं और है ना, लेकिन हमको भरोसा नहीं बनता है। वो जेनरिक जो चला रहा है, वो प्रेमसंस के जो ये भाई हैं, वो भी बैठे हुए, तो उन्होंने चैलेंज कर दिया, आप किसी एक दवा का नाम बताइए, बोले कि सब कुछ ठीक है लेकिन हमको भरोसा नहीं बनता है। नहीं, वो तो ठीक है, जेनेरिक का भी लेकिन अपना बाजार है। हाँ, उसमें भी बहुत माने मार्जिन बहुत है, बहुत कम मार्जिन। जो दवाई तो होलसेल में दवाओं और 1 रुपए में बिकती है, माने 20 पैसे में बिकती है होलसेल में, वो रिटेल दुकान में उसका एमआरपी उसमें भी 1 रुपया प्रिंट है, माने उसमें 5 गुना 6 गुना प्रिंट रहता है। जेनेरिक में भी होलसेल और रिटेल का जो देता है ना, कंप्यूटर जो पर्ची निकालता है, वो पर्ची में कम दाम लिखता है, लेकिन वो जो दवा देता है उस पर ज्यादा एमआरपी लिखा रहा है। हाँ, तो वो डिस्काउंट उसी में दे रहा है, 80% का मार्जिन है, वही एमआरपी पर डिस्काउंट दे दिया लाने की जरूरत है, उसी एमआरपी पर डिसिप्लिन लाने की जरूरत है। ये एक ऐसा टूल हो गया है एमआरपी, जिसके द्वारा गलत निर्माता जो है ना, उपभोक्ताओं को ठगते हैं। जहाँ तक हमको याद है, शायद रामविलास पासवान थे उस समय, या कोई मंत्री था जिस समय ये आया था कि एमआरपी लागू किया जाए, एमआरपी से क्या फायदा होगा कि उससे बढ़ा के दाम नहीं बेच सकते हैं। हुआ उल्टा। वो अलग बात है, पर नहीं, ये इनका कहना ठीक है अर्जुन जी का कि प्राइस कंट्रोल का तो कोई सिस्टम बनना ही चाहिए मैन्युफैक्चरर, और वाजपेयी जी के ज़माने से ये बात उठ रही है, लेकिन अभी तक सिस्टम बना नहीं। आखिर आपका कॉस्ट क्या है, आप कितना प्रॉफिट रखिएगा और कितना में बेचिएगा, कहीं तो उसका होना चाहिए ना, कोई नियंत्रण होना चाहिए। मैन्युफैक्चरर पर कोई नियंत्रण नहीं है। हम लोग जो भी एमआरपी चाहे लगाएंगे। नहीं, आपने भी तो किया ना भाई कि मैन्युफैक्चरर से बात किए बगैर उसके प्राइस पर घटा दिया, उसका इनपुट जस का तस रहने दिया। तो वैसी स्थिति मैन्युफैक्चरर तो इतना लाभ लेना चाहेगा ना कि आप उसका जब लाभ ले रहे हैं तो भी लाभ लेगा। ये तो 22 वर्ष है। नहीं, इसको एमआरपी को डिसिप्लिन में लाने के लिए बहुत साल पहले ये चर्चा आई थी कि जो टैक्स स्लैब्स है वो एमआरपी पर लागू कर दिया जाए। मैं इसकी हिमायत करता हूँ, और मैं तो जिससे कि कंट्रोल होगा, बहुत कंट्रोल हो जाएगा। जो अभी बेलगाम निर्माता एमआरपी लगाते हैं विभिन्न चीज़ों में,
तो वो एक अधिकतम नहीं ले सकता, परंतु अधिकतम ही वो तो 100 का 1000 पहले ही ले रहा है, तो अब अधिकतम की चीज कहाँ बहुत है? सा सेक्टर, आप हार्डवेयर में चल जाइए, ऑटोमोबाइल पार्ट्स में चल जाइए, एकदम डब्बा पे MRP 1000 रुपये प्रिंट और 500 रुपये का चीज है, 500 में बेच भी रहा है। नहीं, बहुत सारे नहीं, लोग मार्केट तो एहसान ऐसा कर बढ़ा रहे के हैं। हम आपको 1000 का 500 रुपये में दे रहे हैं, कम समझते एहसान हैं भी क्या? करेगा। एहसान नहीं, कर रहे हैं। नहीं, उसका दाम ही वही है, अच्छा, सब जान रहा है, जो एक जानता है वो पहलू जान ये भी रहा है कि जो MRP अंदाजी प्रिंट है। मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी होती है, जब आप ओपन मार्केट सिस्टम में रहते हैं, ये जो LPG का सिस्टम आया था 91 में, और मार्केट ने बाहर के निवेशकों को भी और जो देश के अंदर भी जो निवेशक हैं वो लोग इस तरीके के प्राइस रिस्ट्रिक्शन वाले माहौल में बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं महसूस करेंगे। वो जो प्राइसेस कंट्रोल होंगी वो कंपटीशन को और बढ़ाकर ही कंट्रोल होंगी। और बाकी आपने अगर मेडिसिन पर या लेट्स से साबुन पर, किसी भी चीज़ पर एक प्राइस रिस्ट्रिक्शन या ऑटोमोबाइल पार्ट्स पर ये डाल दिया तो बहुत सारे प्लेयर्स जो अब जेन्युइन पार्ट्स है और कौन सा फेक पार्ट्स है, अब जेन्युइन पार्ट्स वाले चाहेंगे कि मुझे ज़्यादा अच्छा मार्जिन मिले। अभी जेन्युइन पार्ट में जब मार्जिन बढ़ेगा तो कई सारे प्लेयर्स आएंगे जो जेन्युइन पार्ट सप्लाई करना चाहेंगे, क्योंकि मार्जिन ज़्यादा है, कई सारे निवेशक आकर्षित होंगे उस ओर और प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा। ये ओपन मार्केट का यही कॉन्सेप्ट है। मुझे नहीं लगता कि भारत में ये सर अब जो बात आपने एक छेड़ी कि वजन कम करके, माने बाजार का या चीज़ों का घेरा समझ में नहीं आता है कि कोई एक रास्ता तो हो। कई बिस्किट कोई 26.5 ग्राम पैक कर रहा है, कोई 32 ग्राम पैक कर रहा है। इस मामले में हम लोगों ने अपनी बात रखी है केंद्र सरकार के सामने। केंद्र सरकार शायद उस पर काम कर रही है कि इसका जो पहले था 1974 में पैकेजिंग एक्ट, कि जो रुपए का डोमिनेट होता है वैसे ही 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम के हिसाब से पैक किया जाना चाहिए। ये आपने किसी को भी सब स्टैंडर्ड वेट अलाउ कर दिया, जिससे कि भ्रमित है। अभी खाद्य तेलों के अंदर में क्या हुआ, स्टैंडर्ड पैकेजिंग है कि 30 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर 910 ग्राम होना चाहिए। बाजार के अंदर में 750 ग्राम के पैकेट आ गए, तो भ्रमित है पूरा उपभोक्ता। तो सरकार को GST कम किया, इसके लिए बहुत बहुत प्रशंसा है। एक मिनट प्रशंसा है और साधुवाद है, परंतु सरकार को ये भी चाहिए कि उपभोक्ता हित में ये जो पैकेजिंग एक्ट है उसमें फिर से एक सुधार लावे, जिससे कि उपभोक्ता भ्रमित नहीं। एक ये ग्लोबल प्रैक्टिस है सर, इस टर्म को बोलते हैं श्रिंकफ्लेशन। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ जाती है तो आप प्राइस कम ज़्यादा नहीं करके आप उसका पैकेजिंग का साइज को कम कर देते हैं, वजन को कम कर देते हैं। इसको श्रिंकफ्लेशन बोलते हैं अर्थशास्त्र के टर्म में। तो बट आप जब पैकेज देखेंगे तो उसमें एक चीज़ रहती है कि पर ग्राम कितना रुपए आपको देना पड़ रहा है। वो एक सरकार ने आई बिलीव किसी न किसी डिपार्टमेंट ने, जो भी डिपार्टमेंट इंचार्ज है जी कि पर ग्राम आपको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं। तो जो पढ़ते हैं, जो पैकेजिंग को पढ़ते हैं, उनको ये चीज़ समझ में आएगी। हालांकि सर का भी कहना सही है कि मुझे पता रहना चाहिए कि स्टैंडर्ड वेट 20 ग्राम है उसका प्राइस क्या है, स्टैंडर्ड वेट 50 ग्राम है उसका प्राइस क्या है। तो रिसेंटली जब ये GST में रैशनलाइजेशन आया तो बहुत सारी FMCG कंपनी, स्पेशली जो कन्फेक्शनर्स हैं, जो बिस्किट बनाती हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम लोगों ने जो पैक का साइज़ छोटा कर दिया था, अभी हम लोग प्राइस चेंज नहीं करके उसका पैक का साइज़ को बढ़ा देंगे। तो उनको मतलब ये दोनों तरफ काम करता है। जब जब प्राइसेस बढ़े, मार्जिन्स बढ़ानी हो या इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो तो आप साइज़ छोटी कर दें, और जब आपको एक थोड़ा स्पेस मिले कि आप प्राइस कुछ एडजस्ट कर सकते हैं तो प्राइस एडजस्ट करने की बजाय आप साइज़ बढ़ा दो। तो ये हो रही है सर, ये हो रहा है दोनों साइड। भी हमारे देश में रूरल ताकत को आप डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे देश के अंदर में सबसे पहले शिक्षा का बढ़ोतरी ली केरला ने, अभी हिमाचल का नाम आया कि संपूर्ण साक्षरता हो गया, 2 स्टेट हुए। परंतु आज 26 राज्यों के अंदर में आज भी गांव देहात के अंदर में इतनी साक्षरता नहीं है। हम लोगों ने ये बात रखी है मंत्रालय में कि वो पर ग्राम पढ़ पाएगा, पर ग्राम से वो कैलकुलेट कर पाएगा। सीधा सीधा है कि देश में उपभोक्ताओं के प्रति पारदर्शिता होनी चाहिए, वजन के मामले में भी और मूल्यों के मामले में भी। सीधी सीधी बात है। मूल ये है कि हम में से जो पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर कितने बिस्किट को नाप करके तौल करके खरीदते हैं।
एक बिस्किट देना जी, फलाना कंपनी का एक बिस्किट दे देना, कितना हुआ, ये लो रख लिया। हो सकता पैकेट है देख रहे हैं, वजन भी नहीं पूछ रहे हैं, छोटा पैकेट बड़ा पैकेट। छोटा होता है पूछेगा दुकानदार से छोटा कैसे हो गया। नहीं, इस मामले में तो जागरूकता उपभोक्ताओं को लानी पड़ेगी। उपभोक्ताओं के आगे आने से ही सारे इस सिस्टम के अंदर में सुधार आएगा। हम उपभोक्ताओं के आगे आने से पहले हम ये कह रहे हैं जीएसटी का लाभ उसको मिलेगा, ये उसको फील हो कि हमको जीएसटी का लाभ मिला। जीएसटी सरकार ने बड़ा पॉइंट कारों में हो गया ना, कारों में 22 तारीख के पहले ही हो गया, वो मिलेगा सर। कार में उसमें तो मिल जाएगा, हाँ, आम वस्तुओं में भी लेकिन आम वस्तुओं में जो सीधे उपभोक्ता जुड़ता है, जो ज्यादा दवाइयों में भी मिलेगा, आम उपभोक्ता वस्तुओं में भी मिलेगा। और इसमें कहीं तो राय नहीं है, सरकार की नजर भी है इस पर। सरकार विभिन्न एसोसिएशन से, जैसे मैंने कहा ना, स्टिकर लगाने का हमको अनुमति मिल गया जी, तो उसी तरीके से सरकार का नीचे स्तर पर, ये तो सरकार के समझिए नुमाइंदे ही हैं, इन्हीं से पूछिए, इनको ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस आ चुके हैं कि आप इस बात का नजर रखें कि जो जीएसटी कम हुआ है उसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए। देखिए, जहां रसीद कट रहा है जिस में, और टैक्स अलग से जोड़ा जा रहा है, तो वहां तो ऑटोमेटिक मिलना ही है। जो टैक्स का रेट प्रेजेंट रेट स्लैब है वही लगाना है उसको, तो कम तो होगा ही। लेकिन वही एमआरपी वाला जो चक्कर ऐसे बिक रहा है, जो कच्चा में माल बिक रहा है, रसीद नहीं कट रही है, वहां पर वो कैसे नियंत्रण होगा वाली बात है। आपका जो पॉइंट है, दो चीजें, एक मिनट, दो चीज है। एक तो ट्रकों पर कितना माल लदेगा ये लिखा हुआ रहता है, कितना ही माल लाद सकते हैं, लेकिन ट्रकों पर लदे हुए सीमा से ज़्यादा हमेशा माल होता है, उसको कोई चेक नहीं करता है। उसके चलते हमारी सड़कें खराब होती हैं, क्या होता है नहीं होता, उस पर हम नहीं जाएंगे, हम जीएसटी पर बात कर रहे हैं। पैकेट में आप कह रहे हैं कि 5 रुपए का है, 38.5 ग्राम आप लिख रहे हैं, लेकिन वो 30 ग्राम ही है, हमको चेक करने का नहीं है, और अक्सर 30 ग्राम होता है, अक्सर 30। जैसे इन्फ्लेशन होता है उसको उसका मार्जिन नहीं मिलता, तुरंत वो अपना दाम बढ़ा देता है। एक बिस्किट कम कर देगा, बिस्किट का साइज छोटा कर देगा, लंबाई थोड़ी छोटी हो जाएगी। आप एक कंपनी का बिस्किट देखिए वो कितना बिकता है, आज भी 5 रुपए बिकता है, आज भी 5 रुपए। 5 रुपए का पहला साइज याद करिए, 5 रुपए का अभी वाला साइज याद करिए, आपको पता चल जाएगी आप ले खरीद क्या रहे हैं, क्या मिल रहा है आपको। मधुकर जी, बिस्कुट कंपनी सब तो मैन्युफैक्चरर है ना, अगर समोसा का दुकान में गया, हाँ, समोसा तुम्हारे समोसा हो गया, कैसे हो गया, और दाम वही रखे सर 5 रुपया, इसलिए छोटा करना पड़ा। बादाम गायब कर दिया, काजू गायब कर दिया, हो गया ना भाई। पहले बादाम भी होता था, काजू भी होता था, अब वो गायब हो गया, अब सिर्फ आलू बना हुआ है उसमें, बाद में आलू भी गायब हो जाए, देखते हैं चाउमीन आने लगा, चाउमीन से हमेशा हो गया। ये इस प्रमुख सी जानकारी आपसे मिली, इसके लिए मैं आपका जी बताइए। श्रिंक इन्फ्लेशन, इट्स कॉल्ड श्रिंकफ्लेशन, इसको रोकना होगा। तो सर मतलब जो आज से 15 साल पहले पार्ले जी जिस साइज में मिलती थी, आज जिस साइज में मिलती है 5 रुपए की ही, तो रुपये का इन्फ्लेशन की वजह से उनके रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी तो बढ़े हैं ना। ये उनके लिए कहाँ संभव है कि वो, अरे हम कहाँ कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि वो आज वह वजन हो जाएगा, हम कहाँ कह रहे हैं कि जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, नहीं कर, इस पर हम नहीं जा रहे हैं। हमको नहीं मिल रहा, हम ये कह रहे हैं ये कंज्यूमर, जी कंज्यूमर को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आपने हमको नहीं बताया कि इसमें हमको मैन्युफैक्चरिंग रेट बढ़ा है, लेकिन आपने उसमें से बिस्किट की मात्रा घटा दी, यह बताए बगैर। जी तो वो इन्फॉर्मेशन अगर पैकेज में मेंशन्ड है, आई थिंक तो उसमें कोई भी इलीगल बात नहीं है। अगर उन्होंने लिखा हुआ है कि हम आपको 50 ग्राम की बजाय 40 ग्राम दे रहे हैं, अगर वो लिखी हुई है उस पर, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपत्ति होनी चाहिए। कंज्यूमर का भी काम होता है कि वो बायर्स बिवेयर का दूसरे की 3 लोग हैं यहाँ पर, तीनों लोग 2 अलग अलग पार्टियों से भी प्रभावित हैं, और आप इकोनॉमिस्ट हैं। तो एक बात जो आपने कही ना कि जीएसटी का रिफंड सरकारों में बढ़ा है, मैं झारखंड में हूँ, झारखंड सरकार की बात करता हूँ। झारखंड सरकार हर समय जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से कि हमारा रिफंड जो मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। आप पैसा कलेक्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उसका रिफंड आने में कई साल लग जाते हैं, और खास करके जहां आपकी सरकारें नहीं है वहां पर ये दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। तो अब ये जो घटा, अभी वित्त मंत्री ने कहा कि हमको 2000 करोड़ रुपए का घाटा हो जाएगा, तो 2000 करोड़ कहाँ से कंपनसेट होगा, और नहीं कंपनसेट होगा तो हम अपने वित्त की स्थिति कैसे सुधारेंगे। ये दूसरी चीज़ों में रेट बढ़ाएंगे तो दूसरी योजनाएं कम करेंगे, यही ना होगा, और क्या हो सकता है। तो ये जो रिफंड की बात है, सीजीएसटी का जो पेमेंट की बात होती है स्टेट गवर्नमेंट को, आई थिंक वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू ज्यादा है सर। क्या इशू है, नहीं इशू है, बिकॉज़ उस डिटेल में तो मुझे बहुत ज्यादा जानकारी। स्टेट का बढ़ा है, आपने कहा कि स्टेट का बढ़ा है, हमारा कितना हो बढ़ जाए,
लोग कहते हैं ना, ये सूरदास घी कर कर आ रहा है, उन्होंने कहा थाली में पड़े तब न जा घी तो कर रहा है, ठीक है। वो आई बिलीव वो टेम्पररी है, वो काफी अगर सालों चलता रहे तो टेम्पररी कहाँ होगा सालों चलता रहे, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू ज्यादा है सर, और थोड़ा जीएसटी का प्रॉब्लम थोड़ा कम है। इस तो आम जनता भी महसूस करती है इस सोतेलेपन को, जी जी। और ये तो थोड़ा मोड़ा रहेगा, परंतु इस सरकार ने उतना बड़ा सोतेलापन नहीं दिखलाया जो पिछली सरकारों ने दिखाया। और पैसा आता है यहाँ जीएसटी का, मेरे को जानकारी है। और जहाँ तक ये 2000 रुपये वित्त मंत्री जी ने कह दिया कि मेरे को नुकसान हो जाएगा, हम राज्य सरकार को नुकसान हो जाएगा, ये भी एक पॉलिटिकल बयान ही है। इतनी जल्दी तो हम बनिए गणना नहीं कर सकते कि भाई क्या नफ़ा होगा क्या नुकसान होगा, और जीएसटी का रिफॉर्म आते ही उन्होंने कह दिया कि 2000 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। तो इट इज़ ए पॉलिटिकल बयान, ये तो आंकलन करने की चीज़ है। अगर राज्य की बात अगर करें तो राज्य में पर कैपिटा इनकम अगर तो बढ़ता ये है, है, दूसरा ये वो भी कहते रहे, पहले से भी कहते रहे हैं पिछली सरकारों में भी, कि हमको जो रिफंड वहां से मिलना चाहिए वो टाइम पर नहीं मिलता है, बहुत देर करके मिलता है, उसके चलते हमको बहुत दिक्कत होती है योजना बनाने में, स्कीम बनाने में, बजट बनाने में। जब दोनों की सरकार रही है तब भी ये नहीं है कि रघुवर दास जी की सरकार थी तो उस समय ये था। ये एडमिनिस्ट्रेशन इशू है, इसमें दो राय नहीं है। वहाँ केंद्र के अधिकारी जो पैसा देने वाले हैं और यहाँ जो लेने वाले, इन दोनों के बीच की बात नहीं, इसमें 2-3 तरह की बातें हैं। देखिए, राज्य कैलकुलेशन को लेकर हमेशा चिल्ला चिल्ली होती है, कैलकुलेशन हमारा सही नहीं है, कैलकुलेशन हमारा सही नहीं, हमको जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री यदि कह रहे हैं 2000 करोड़ का घाटा, अगर कोई अपना मन से नहीं कह दे रहे, उनके पीछे भी टीम है और बढ़िया बढ़िया इकोनॉमिस्ट बैठा हुआ उस टीम में, तो कहीं ना कहीं से फीडबैक है तभी वो बोल रहे हैं। तो कोई ना इसके कोई तो पीछे जो कैलकुलेशन है। कॉन्सेप्ट हुआ है कि ये 5 और 18 ही क्यों रखा है, वो 4 स्लैब को हटा करके, तो कहीं ना कहीं नुकसान या ना फ़ायदा हो सकता है, उसका कैलकुलेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन 5 और 18 के पीछे जो कॉन्सेप्ट था ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि ज़्यादातर जो जीएसटी आता है, जो भी जीएसटी आता है उसका 67% जो है वो 18% वाले स्लैब से आता है, और 5% वाले स्लैब से आपको 7% आता है जीएसटी का, और 28% वाले से 11% का आता है। तो उन्होंने ये सोचा कि आप 28% वाले को 18 वाले में मूव कर दो। 18 को रखना पड़ेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपके वहीं पर कंसंट्रेटेड हैं, और 12 वाले से चूंकि बहुत कम कंट्रीब्यूशन होता है तो उसके बहुत सारे जो प्रोडक्ट और सर्विसेज थे उसको उठाकर उन्होंने 5% दे दिया। तो ये लॉजिक लगाया है उन्होंने ताकि जो प्रोग्रेशन हो नेक्स्ट स्टेज में उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो। अभी 2000 करोड़ का आंकड़ा कहाँ से आया है, थोड़ा डिटेल देखा जाए तो ज़्यादा समझ में आएगा। खत्म होकर के 5% हो गया, 18% का भी कुछ आइटम 5%। केंद्र सरकार का भी घटेगा, बाद में मेकअप होगा। इस बीच में जो है ट्रांजिशन फेज में शायद कुछ सेल बढ़ेगी ना, सेल बढ़ेगी। 45 लाख करोड़ रुपए का डिमांड तो बढ़ेगी ना, सामान देश में बिकता है। जी जी। इस घटना से ये केंद्र सरकार मान के चल रही है कि ये 45 लाख करोड़ रुपए का जो उपभोग होता है इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी। ये 55 लाख होगी, 60 लाख होगी। 60 लाख करोड़ रुपए हो जाती है तो बट नेचुरल है कि जो राजस्व है उसमें कोई कटौती। फिर वही हमारा सवाल दोहराने को बातें कर रहे हैं कि हमारे पास होगा तब ना खरीदेंगे। वो बात सर इसका जवाब मैं देना चाह रहा था। देश का आधा कंज्यूमर जो है ना वो या तो गरीब है या लोअर मिडिल क्लास है, आधा पॉपुलेशन इसमें पूरा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है बल्कि 70%। तो वो जो है अगर 100 रुपये का चीज खरीदने गया, 3 सामान खरीद के लाया, चौथा के लिए पैसा नहीं, ही इज नॉट सेविंग। तो वो अगर ये 5% की वजह से कुछ बचेगा या 0% की वजह से कुछ बचेगा तो चौथा चीज भी खरीदेगा। उसका खर्च हो रहा है, पूरा खर्चा होना, कहें कि उसको बचना है नहीं, उसका तो पूरा खर्च होना ही है। वो पैसा का टैक्स जो आना उतना खर्च हो करके वो तो आएगा ही ना सरकार को, तो वो कंजम्पशन तो बढ़ेगा। अब फिर फ्रीबीज से भी इकोनॉमी बढ़ रही है ना। आज 2500 रुपया जो भी किसी भी कारण से या मान लीजिए अनाज दर कोई भी चीज बांट रहे अगर हम, तो वो पैसा तो सर्कुलेट कर रहा है ना बाजार में, इकोनॉमी तो बढ़ रही है, इकोनॉमी को तो बूस्ट मिल ही रहा है ना। बहुत सारे जो फूड प्रोडक्ट्स का रेट रिड्यूस हुआ है, वो जिनके पास फ्रीबी का पैसा आ रहा है वही लोग सबसे बड़े कंज्यूमर भी बनेंगे उनके, क्योंकि ये उनके लिए बेनिफिशियल हो रहा है। और ये जो एक दूसरा मैं एक पहलू देना चाहता था सर कि जो पिछले 5 साल में जब से कोरोना आया है तब से ज़्यादातर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है कंट्री में वो गवर्नमेंट कर रही है, जबकि 2019 में आपको याद होगा कि जो कॉरपोरेट टैक्स था उसको घटा करके अराउंड 30% इफेक्टिव था, उसको घटा करके 23% के आसपास ले आए थे और उम्मीद ये थी कि वो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे।
वो इमीडिएटली कोरोना आ गया और उसके बाद समहाउ अनसर्टेनिटी की वजह से उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया नहीं। तो अभी जो करंट डाटा है वो कहता है कि जो कॉरपोरेट हैं हमारे, वो तकरीबन 13 लाख करोड़ रुपए के कैश पर बैठे हुए हैं जो वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने एक 2 pronged मुझे लगता है स्ट्रैटेजी अपनाया। एक तो उन्होंने जो मिडिल क्लास का वो टैक्स एग्जेम्पशन दिया जिसमें 12 लाख तक आपको पे नहीं करना है, अराउंड 1 लाख करोड़ का अमाउंट जो है वो मिडिल क्लास के हाथ में उसके थ्रू जाएगा। और दूसरा ये जो जीएसटी रेशनलाइजेशन हुआ है, तो इसमें जिन जिन प्रोडक्ट्स में, स्पेशली आपका फार्म प्रोडक्ट्स में, जो फूड प्रोडक्ट्स है उसमें, टेक्सटाइल का जो प्रोडक्ट्स है, जो उसके रॉ मटेरियल्स हैं, उस पर जो जीएसटी रेशनलाइजेशन हुआ, तो ये दोनों मिल करके एक कंबाइंड इफेक्ट उनको लगता है कि फ्यूचर में डिमांड को बढ़ाएंगे और ये प्रेरित करेंगे कॉरपोरेट्स को कि वो जो कैश पे बैठे हुए हैं उसको आप इन्वेस्ट करें और मार्केट को बढ़ाएं, इकोनॉमी को बढ़ाएं। तो ये भी एक गवर्नमेंट का दूरवर्ती योजना आप बोल सकते हैं कि नहीं, हमको जितनी समझ है, ज़्यादा बेहतर ये लोग बताएंगे, ये लोग उससे ज़्यादा जुड़े हुए हैं, कि 13 लाख करोड़ रुपए वाले विदेश में क्यों नहीं इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्ट करके वहाँ से पैसा क्यों नहीं कमाएंगे कि यहाँ की अनसर्टेन स्थिति में, विधि व्यवस्था की स्थिति में यहाँ के लिए वो बैठे रहेंगे। कल ऐसा होगा तो हमको ये फायदा हो जाएगा, परसों ऐसा होगा तो वहाँ हो जाएगा। जहाँ फायदा हो रहा है वहाँ क्यों नहीं सीधे अगर चले सर आप जाएंगे? ये 13 लाख करोड़ अनसर्टेनिटी की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि इंडिया में अभी ज़्यादा सर्टेनिटी है अगर आप अमेरिका से भी तुलना करें तो। हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारी जो ओवरऑल एक जो इकोनॉमिक का सिस्टम है, इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का भी, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का भी, 13 लाख करोड़ रुपए क्योंकि वो डिमांड नहीं, उनको लगता है कि डिमांड नहीं बढ़ पा रही। एक प्लेटो पे आ गए हम लोग जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी स्टैटिक हो गई है, लोगों के इनकम्स भी नहीं बढ़ रहे। डिमांड का तो आपको बताया ना भाई कि पैसे में डाल दिया डिमांड को। नहीं, वो स्ट्रैटेजी आ जाएगी सर, वो स्ट्रैटेजी आपने डिमांड बढ़ाने की, उसके पास भी चीजें पहुंचे, वो भी खरीद सके, और वो बहुत बड़ा खरीदार है। करेक्ट। मिडिल क्लास की तुलना में अगर देख लीजिए तो लोअर क्लास सबसे बड़ा क्लास है, बिल्कुल और सबसे बड़ा खरीदार है। उसको अगर हम लेकर किसी ढंग से आ गए, अब पता करिए भाई कितने घरों में सनलाइट साबुन से और सर्फ से लोग बाल धोते हैं, सब जगह शैम्पू से बाल धोते हैं। करेक्ट। कोई काम करने वाला आदमी हो, सब बढ़िया साबुन लगाता है, इसलिए छोटा साबुन मिल जाता है, तुरंत गया पान दुकान से खरीद के लेके चला आया। तो डिमांड तो आपने क्रिएट किया और सप्लाई भी हुआ। बड़े मैन्युफैक्चरर जो हैं उनको भी लगा कि हम ये माल दे सकते हैं। तो ये 31 लाख करोड़ 13 लाख करोड़ रुपए जो आप बता रहे हैं, ये हमको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। और जी थोड़ा समझाइए, आप कोशिश करिए। नहीं, ये इतनी गहराई से तो नहीं देखा जाना चाहिए। और इस चर्चा में इतनी गहराई में जाने की जरूरत भी नहीं। इसमें आप कोशिश कर रहे हैं और भी ज़्यादा सत्य लाने का। देखिए, सीधा सीधा है कि ये एक सामयिक हथौड़ा है। समय पर केंद्र सरकार के द्वारा हथौड़ा मारा गया है, जिसमें बहुत सारे उद्देश्य पूरे हुए हैं, जिसमें ट्रंक ने जो हमारा वो बढ़ाया था वो। अच्छा, इसमें थोड़ा सा टैरिफ भी चर्चा कर लें क्या? आम जनता को जीएसटी के साथ साथ टैरिफ भी चर्चा कर लें क्या? टैरिफ का नहीं, आम जनता को भी इन्होंने खुश कर दिया है, खुश हुए हैं आम जनता, चारों तरफ वाहवाही हो रही है सरकार की। और अब इसके अंदर में ये तो फ्रंट है, पीछे की बात ये है कि अब हमारी ड्यूटी है कि हम उपभोक्ताओं को कम टैरिफ वाला जो लाभ है वो पहुँचाएँ। तीसरी बात है कि अगर लाभ पहुंचने पर उपभोक्तावाद बढ़ता है, चीज़ों की, वस्तुओं की उपभोग बढ़ती है, उससे अगर मूल्य जो कंजम्पशन है वो बढ़ता है तो उससे टैक्स का राजस्व का पूरा हो जाएगा। ये सारी बातें हैं। जहाँ तक इंडस्ट्रीज़ लगाने की बात है, 13 लाख रुपए पर बैठने की बात है, ये सत्य है कि हम देख रहे हैं कि भाई कुछ इसमें दो राय नहीं है कि अभी पूरा विश्व अशांति की तरफ में जा रहा है। यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है, अभी उसने कतार पे भी हमला बम फोड़ दिया, जापान, फ्रांस, सब जगह तो वही है, सब जगह स्थितियां वैसी चल रही हैं। तो अनसर्टेनिटी तो चारों तरफ है, और इसी कारण से गोल्ड के भी दाम देखिएगा कि 70,000 से बढ़कर के 1,13,000 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। लोग गोल्ड पर ज़्यादा विश्वास करने लग गए। तो मेरा अपना ये मानना है कि सरकार में जो नीतिकार बैठे हैं ऊपर में, कहीं ना कहीं वो पैसे का फ्लो बाजार के अंदर में और ज़्यादा लाना चाहते हैं। ये 13 लाख रुपया या और भी जहाँ कहीं पैसा है उसको निकालना चाहते हैं, जिससे कि बाजार के अंदर में और थोड़ा सा वातावरण खुशनुमा हो जाए। उस खुशनुमा के अंदर में फिर वही एक बात रह जाती है आप वाली कि आखिर खरीदने के लायक होगा तो ना। तो खरीदने के लायक होगा,
खरीदने के लायक केंद्र सरकार, राज्य सरकार प्रयास कर रही हैं कि एकदम उनकी योजनाएं नीचे के लोगों तक जाए, चाहे वो मनरेगा में भ्रष्टाचार का मसला हो, चाहे वो आप देखेंगे मैया योजना के अंदर में भ्रष्टाचार का मसला हो, सब पर अधिकारी और केंद्र सरकार, राज्य सरकार ध्यान रख रही है कि एक सही वस्तु, सही चीज़, सही वस्तु व्यक्ति के पास जाए, लाभ सही व्यक्ति के पास जाए। तो चल रहा है अनुशासन, और इसको क्या कहेंगे, शुद्धिकरण की प्रक्रिया। ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया चल रही है, इसका लाभ मिलना ही मिलना है। प्रेम मित्तल जी, इस दीपावली में हम भी घी से लौट करके सरसों पर और सरसों से लौट के करंज पर आ गए हैं। और करंज जो है वह भी खरीदता है जो मनरेगा में कमाता है या रिक्शा चलाता है। तो करंज का रेट तो बढ़ गया। कल बाजार में छोटे छोटे बोरे में मड़ुआ का आटा लेकर के लोग आए थे सब्जी मार्केट में बेचने के लिए, जुतिया के लिए। जो बड़ुआ पहले 10 रुपये 20 रुपये मिलता था, वहाँ 100 रुपये बिका है, कल 150 रुपये बिका है। तो जिसने मड़ुआ उगाया उसी के औकात के आदमी के पास मड़ुआ का आटा नहीं पहुंचा तो गेहूं की रोटी से काम चला लेगा, या छोटा सा आटा लेके इतना बना करके विधि करना है ना भाई, विधि कर लेगा कि हाँ भाई मड़ुआ की रोटी खा लिए। देखो प्राइस तो हम ये कह रहे हैं कि दिवाली जो आ रही है, उस दिवाली में दिया उसको भी जलाना है और उसमें तेल डालना ही है, चाहे कोई तेल डाले। अब जला हुआ मोबिल तो नहीं डालेगा और डालने लगे तो उसका भी रेट बढ़ जाएगा, है ना। हाँ, कह रहे तो थे डिमांड और सप्लाई, प्राइस तो सबसे ज़्यादा इस पर डिपेंड करता है। और ख़ास करके ये सब चीज़ें जो हैं, जो जिसको आप कहिए रो रोप में बिक रही हैं, हल्का फुल्का रिफाइन होकर, जिस भी हल्का फुल्का प्रोसेस होकर, तो ये तो बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई पर ही डिपेंड करेगा। अगर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो रेट घट जाएगा, बेचना भी है। और डिमांड, बारिश की वजह से भी सप्लाई में थोड़ा क्रंच हुआ है। बारिश ही नहीं है, जो स्थिति जो ग्लोबल वार्मिंग की हुई है पूरे दुनिया में, पूरे देश में, अपने देश में, जिस ढंग से आप नाम गिनाते चले जाइए। रेगिस्तान में देखिए भयंकर बाढ़ है, बर्फीले इलाके में भयंकर बाढ़ है, इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा है कि कई लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और वो कहां से कंपनसेट करेंगे समझ ही नहीं आ रहा है, कैसे कंपनसेट करें, कि अगले जाड़े में उन लोगों को तो जीना मुश्किल हो जाएगा। सब ठंड वाले इलाके हैं, न घर है, न घर पर छत है, न कंबल है, इतना 1 महीने में 2 महीने बना नहीं सकते हैं। उसके लिए टेंट चाहिए, कितने बड़े पैमाने पर 1000 लाख टेंट चाहिए, उनको भी दिए जलाने हैं, उनको भी ये सारी चीजें खरीदनी है, उनका सारा कुछ बह चुका है, सारा कुछ दह चुका है, वहां तक भी ये फायदा पहुंचे। बहुत बड़ी बात है। मेरा मूल वही है कि उनको भी घर में अपना दिया जला सकें, करंज का ही दिया जला सकें, नहीं घी का जलाए तो करंज का ही जला सकें, ये असल चीज़ है। तो उसके लिए मॉनिटरिंग का क्या सिस्टम हो सकता है कि उस तक पहुँचे। दूसरे की हम आपसे बात कर रहे थे कि टैरिफ वाले मामले के समाधान होने की गुंजाइश बन रही है। जी। तो समाधान से जो जीएसटी में कटौती हुई है, उस कटौती का लाभ मिल सकता है। बिल्कुल। अगर समाधान नहीं होता है तो हमको नहीं लगता है कि जितनी कल्पना की गई है उसका लाभ मिलने की उतना लाभ मिलेगा। इसलिए बाजार में पंप होगी ना चीजें, जो वहां नहीं जा रही हैं वो तो यहीं डाली जाएंगी ना, इसीलिए स्वदेशी पर थोड़ा ज्यादा जोर हो रहा है। एक पैरेलल मार्केट तैयार करने की कोशिश है, क्योंकि अभी ट्रंप का मामला हो सकता है ये सुलझ जाए यूएस के साथ। प्रशांत जी, मैं कह रहा हूँ कि आपका जो माल जाता था वहां, वह माल तो यही डंप पड़ा है ना, उस माल को इसी के मार्केट में खपाना है ना। पहले से चल ही रहा था, डिमांड सप्लाई के अनुसार जो मैन्युफैक्चरर थे वो ज्यादा प्रोडक्ट वहां दे रहे थे, भेज रहे थे। अब ये ऊपर से और एक आ गया, आपने घटा तो दिया, तो उसकी खपत के लिए हमारे जेब में पैसा होगा तब ना खपत होगी। तो गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन यही है कि मैया योजना कितना खपत कराएगा। मान लीजिए मैया योजना है, मान लिए, हम कोई दिक्कत नहीं है। मनरेगा की क्या स्थिति है हम लोगों से कौन बेहतर जानता है। A to Z लोग जाता है हर स्टेट में, सिर्फ झारखंड की नहीं, हर स्टेट में मनरेगा की वही स्थिति है। इतना भयंकर करप्शन है, इतना भयंकर करप्शन है। 50 रुपये तुम लो, 100 रुपये तुम लो, 150 रुपये तुम लो, बिना हाजिरी के हम कितना काम की हाजिरी बना देंगे और चलो अपना काम कर लो। लेकिन कम हुआ डिजिटलाइजेशन की वजह से मनरेगा में भी कम हुआ। पहले क्या है कि इसके मार्फत उसको पैसा मिलता, तब सीधे उसके अकाउंट में जाता उसके है। अकाउंट में जाएगा तब भी वही तुम काम किए बगैर तुम्हारा हाजिरी बना देंगे ना, तब इसको पैसा लेना है। पैसा आएगा तब देगा, पहले देता था तब आता था। मैं ये बोल रहा था सर कि ये जो माल है, जो टैरिफ का माल है, वो माल भी तो भारतीय बाजार में जाएगा ना। वो अल्टरनेट मार्केट, एक्सपोर्ट मार्केट भी तलाश कर, ऑफ कोर्स एक हिस्सा तो जरूर इंडियन मार्केट में भी आएगा।
तो आई बिलीव कि एक्सपेक्टेशन ये है सरकार की तरफ से और जो एक्सपोर्टर्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी तरफ से कि जीएसटी रैशनलाइजेशन की वजह से जो डिमांड में बम्प आएगा वो शायद इसको एब्जॉर्ब कर पाए, लेकिन पूरे तरीके से एब्जॉर्ब तो नहीं कर पाएगी शायद, उतना बड़ा मार्केट। एक चीज देखिए, एक उदाहरण के रूप में तीनों के लिए हम बता रहे हैं, एक फटा हुआ पैंट का फैशन आया है, पता नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया है कि नहीं? श्योर सर। सबसे महंगा वो पहले कभी बिकता था, बाद में आम जन भी वो पहन सके, इसलिए सस्ता वाले में भी आ गया। तो ये देखिए, पूरा फटा हुआ नया पैंट खरीद कर ला रहे हैं, पहन रहे हैं उसको, तो वह भी मार्केट में डिमांड सप्लाई पर आया ना भाई। तो जो महंगे में आप बंदूक ठोक करके उसको बेचते थे कि बंदूक का गोली लगा हुआ फटा है, तो अब उसको पुराने कपड़े को फाड़ करके लाके बेच रहा है, तो वो भी है मार्केट में। अब मार्केट में वो सारा कुछ पुश हो रहा है। तो ऐसे में जीएसटी से कंज्यूमर को लाभ दिला पाना, जो आपने दिखाया है सपना कि इसको कम करने से बाजार एकदम उछल जाएगा, जैसे सेंसेक्स उछलता है वैसे उछल जाएगा। उस दिन पता नहीं कितना उछला था, आप लोग तो ज्यादा ध्यान देते हैं, हमको नहीं पता है उस दिन कितना उछला था, लेकिन उसी की वजह से मार्केट अभी स्टेबल है, अदरवाइज वो बहुत नीचे गिर गया होता। जी, तो ये मैं बोलना चाह रहा था सर कि देखिए, मार्केट में सप्लाई अगर जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हैं वो अगर वो डोमेस्टिक मार्केट में आती हैं तो जीएसटी स्लैब रहे ना रहे प्राइसेस तो कम होंगे ही, प्राइस तो कम होना ही पड़ेगा, अदरवाइज लोग खरीदेंगे कैसे उसको। ये जो है वो डबल बेनिफिट वाली बात हो गई कि अगर जीएसटी रैशनलाइजेशन की वजह से भी प्राइस कम हुआ और ओवर सप्लाई की वजह से भी प्राइस कम हुआ, और ये कस्टमर तक पहुंचना ही है। अगर कस्टमर तक नहीं पहुंचेगा तो वो मैन्युफैक्चरर्स बना किसके लिए रहे हैं, उनको भी तो प्रॉफिट कमाना है, उनको तो उसके लिए बनाया नहीं ना, मैन्युफैक्चरर तो बनाया कहीं और के लिए, किसी और के लिए। राइट, उसको यहाँ ठूसना है, करेक्ट है ना, और उसको कंपटीशन करना है इसमें, तो उसको उसमें हमको लाभ लेना है। तो हम क्या होगा, ज्यादा बेहतर वाला हम खरीदना चाहेंगे तो हम खरीद सकेंगे क्या? हम तो यही नहीं खरीद पा रहे हैं। परचेसिंग पावर पे डिपेंड करेगा। अमेरिका नहीं ना होता है, कुछ सेक्टर का चीजें अमेरिका एक्सपोर्ट होता है। हमको जो लाभ चाहिए उसी जो सबसे बड़ा मांग है, ज्वेलरी खरीदते हैं लोग भाई, ज्वेलरी है, जूता तो यहाँ टेक्सटाइल है, ज्वेलरी है, लेदर है, 5% केमिकल्स है, उसका तो लाभ कंज्यूमर को मिलेगा ना। ट्रम्प जो अभी थोड़े पोलाइट हुए हैं, उसके पहले केंद्र सरकार ने करीबन 48 से ज़्यादा राष्ट्रों से बातचीत की है कि भाई ये जो टैरिफ के कारण हमारे यहाँ ये है, उन सरकारों से उन्होंने आश्वासन दिया है वो वो हमारे यहाँ से इंपोर्ट करें। देखिए, एक बात तो सीधे सीधे हम लोग जो चीज़ समझ रहे हैं आम जनता, बहुत इकोनॉमिक्स में नहीं जानता हूँ, परंतु इसमें दो राय नहीं है कि अब भारत वर्ष को विश्व जो है नेगलेक्ट करके नहीं चल सकता है। भारत वर्ष का एक स्थान हो गया और कुछ नेतृत्व हमारा परिपक्व है। जैसे ही ट्रम्प जी ने कोई बात कही तो पुतिन से और वो क्या चाइना के राष्ट्रपति सी से जाकर के मिले, जिससे कि इशारा हो गया अमेरिका में नीतिकारों का कि भाई एक दोस्त आपका जो है दूसरी गली में जा रहा है। तो ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी और मेरे को इस बात का पूरा विश्वास है कि सही समय पर सही निर्णय लिया गया है। इस निर्णय का बहुत अनुकूल सब क्षेत्रों में, सब वातावरण में प्रभाव पड़ेगा। उपभोक्ता को भी सामान सस्ता मिलेगा, देश की इकोनॉमी भी ठीक होगी, और दूसरे जो प्रबुद्ध राष्ट्र कहिए या दादागिरी करने वाले राष्ट्र कहिए, उनको भी सबक मिलेगा। मेरा अपना मानना है। अब आगे तो प्रभु मालिक है, क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारा जो टाइम मालिक है वो तो कह रहा है कि तथास्तु कर दें, है ना। चलिए तथास्तु करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जीएसटी में जो स्लैब रेट कम किए गए हैं उसमें उपभोक्ताओं तक लाभ पहुंचेगा, और ये दिवाली, दशहरा, जितने त्यौहार हैं सब बल्ले बल्ले होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच।